डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणु का वर्गीकरण क्या होता है, किस किस आधार पर हम जीवाणु को वर्गीकृत कर सकते हैं, इन बिंदुओं के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संरचना बहुत ही सरल होती है, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन उतना ही ज़्यादा टफ होता है, कठिन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका समुदाय एक बहुत ही बड़ा समुदाय है जिसमें बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं, और प्रत्येक जाति यानी स्पीशीज़ की जो संरचना है वो भौगोलिक वितरण, उनकी फिजियोलॉजी, इनका हैबिट और हैबिटेट, इनका बिहेवियर, जेनेटिक करेक्टर्स, रिप्रोडक्शन आदि में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। इनके आधार पर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इन सभी जातियों को एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि से क्रमबद्ध करना अत्यंत आवश्यक है, और इसी को हम उनका वर्गीकरण कहेंगे। तो वर्गीकरण हेतु जंतुओं के आकार, उनकी जैविक क्रियाओं में कोई विशिष्टता पाई जाए वो, स्टेनिंग की कोई मेथड, रेस्पिरेशन, इन सभी को हम वर्गीकरण का आधार बना सकते हैं। इन आधार पर यानी हम जीवाणुओं को या जंतुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई जीवाणुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, किस किस आधार पर किया जाता है। तो जीवाणुओं को वर्गीकृत करने के लिए कुछ निम्न आधार हैं जिन पर हम या जिनके आधार पर हम जीवाणुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहली बात आती है कि भाई अभिरंजन के आधार पर। अभिरंजन का मतलब होता है कि एक विशिष्ट प्रकार की जैविक डाई हो और उस डाई के आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को स्टैन करें और उसको डिफ्रेंशिएट करें, तो वो कहलाएगा अभिरंजन के आधार पर, स्टैनिंग के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण यानी कि स्टैन। दूसरा बिंदु आता है भाई आकृति के आधार पर। तो जीवाणु है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इनमें डिफ्रेंशिएट होती है, अलग अलग होती है। किसी की रॉड शेप होगी, किसी की गोलाकार होगी, किसी की कॉमा शेप्ड होगी। तो उसी आधार पर यानी आकृति अलग अलग है, तो आकृति के आधार पर भी हम जीवाणु को वर्गीकरण कर सकते हैं। ऊर्जा स्रोत के आधार पर यानी कि जीवाणु जीवित रहने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर रहा है, इसके स्रोत क्या है, उनके आधार पर हम जीवाणु को वर्गीकृत कर सकते हैं। श्वसन की क्रिया के आधार पर कि वो एनारोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन कर रहा है या ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है, इन आधार पर हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और अंत में आता है वर्गीकरण, जो कि एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। इस आधार पर हम जीवाणुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। बात आती है फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग यानी अभिरंजन की क्रिया के आधार पर। तो अभिरंजन जो है वो कई प्रकार का होता है। एक डिफ्रेंशिएट स्टेनिंग होती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, इसके अलावा स्पोर स्टेनिंग होती है। तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट स्टेनिंग की बात कर रहे हैं अभिरंजन में। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट स्टेनिंग डच के एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ग्राम, उसने जीवाणु को अभिरंजन करने हेतु कोशिकीय अभिक्रिया विधि का विकास किया, जिसको हम ग्राम रिएक्शन कहते हैं। उस ग्राम रिएक्शन के आधार पर जीवाणु को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक आता है ग्राम पॉजिटिव और एक आता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है, जब हम इनको अभिरंजित करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, सैफ्रेनिन और डीकलराइजर जब यूज करते हैं, तो जब अगर ब्लू कलर आता है तो वो ग्राम पॉजिटिव, और अगर पर्पल कलर या पिंक कलर हल्का जैसे आता है तो वो होंगे आपके ग्राम नेगेटिव। तो इस आधार पर हम स्टेनिंग के आधार पर जीवाणु को वर्गीकृत कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टेनिंग किस प्रकार होती है और उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसे एनालिसिस किया जाता है, इसके बारे में हमने देख लिया था। तो इसके बारे में हम यहाँ ज़्यादा चर्चा ना करके नेक्स्ट उस पर चर्चा करते हैं।
कि जीवाणुओं का आकृति के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ इसको हम देखते हैं। तो आकृति के आधार पर हम जीवाणुओं को कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले जो श्रेणी आती है वो होती है बैसिलस जीवाणुओं की। फर्स्ट में जो आता है बैसिलस जीवाणु, बैसिलाई। बैसिलाई का मतलब होता है कि यानी रॉड शेप्ड, छड़नुमा। ठीक है, पहले जो बैक्टीरिया आते हैं आकृति के आधार पर रॉड लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, जिनको हम बैसिलस कहते हैं। तो ये जीवाणु बैसिलस कहलाते हैं। सामान्यतः ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पेयर, युग्मों के रूप में भी पाए जाते हैं, पेयर बना करके रहते हैं। और युग्मों का नामकरण इनकी जो शलाखाएँ होती हैं, रॉड होती हैं, उनकी संख्या के आधार पर किया जाता है। जो जैसे पहला आता है डिप्लोबैसिलाई। तो डिप्लो में आ रहा है डाई मीन्स 2, ठीक है। डिप्लोबैसिलाई यानी कि 2 आपकी रॉड शेप इस प्रकार, ठीक है। जब 2 शलाकाओं या छड़नुमा रूपी आकृति युग्मों में उपस्थित होती है तो उनको हम डिप्लोबैसिलाई कहेंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोबैसिलाई। स्ट्रेप्टोबैसिलाई जब 2 से अधिक रॉड शेप्ड आकृति एक चैन बना लेती है, यानी कि इस तरीके से, तो वो आपका स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहलाएगा। नेक्स्ट आता है बी स्फेरिकल बैक्टीरिया, गोलाकार जीवाणु। तो गोलाकार जीवाणु को हम कोकस कहते हैं। सामान्यतः ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और एक से अधिक कोशिकाएं होने पर इनका हम नामकरण कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे डिप्लो जैसे मैंने बताया आपको पहले, डाई हो गया मैंने 2, डिप्लो कोकाई यानी 2 गोलाकार कोशिकाएं अगर एक साथ युग्म अवस्था में पाई जाएं तो वो डिप्लोकोकाई हो गया। टेट्रा मीन्स होता है 4। तो जब 4 गोलाकार कोशिकाएं एक साथ पेयर्ड में रहती है, यानी कि आपका ये आपका टेट्राकोकाई हो गया, ठीक है। डिप्लोकोकाई की बात करें तो ये स्पेरिकल गोलाकार है, ये आपका डिप्लोकोकाई हो गया, ये आपका टेट्राकोकाई हो गया। स्टेफाइलोकोकाई में होगा तो आपका वही गोलाकार ही होगी कोशिकाएं, लेकिन क्लम्प गुच्छे के रूप में पाई जाएंगी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से खूब सारी कोशिकाएं एक साथ गोलाकार हैं, ये क्लम्प गुच्छा बना रही है, तो उनको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। अब आता है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो का मीन्स होता है एक चैन बनाना, ठीक है। तो यानी कि गोलाकार तो होंगे ही, लेकिन एक चैन बना लेते हैं, ऐसे लंबी चैन बन गई क्यों, श्रृंखला हुआ, तो ये कहलाएंगे आपके स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। सारसीना, जब गोलाकार कोशिकाएं मतलब क्यूबॉइड घनाकार शेप में पाई जाएं तो उसको हम सारसीना बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है मतलब स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। हमने 2 कैटेगरी को पढ़ लिया, रॉड शेप बैक्टीरिया यानी बैसिलस, स्फेरिकल यानी गोलाकार जिनको हम कोकस कहते हैं। अब 3rd नंबर पर आता है आपका सर्पिलाकार स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। कुछ जीवाणु होते हैं जिनकी संरचना स्पाइरल, ठीक है, यानी कि इस तरीके की संरचना स्पाइरल। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वाइब्रियो। ये जीवाणु होते हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा जैसे आपने देखा होगा इस तरीके की संरचना कॉमा शेप्ड जीवाणुओं की जो आकृति होती है उनको हम वाइब्रियो जीवाणु कहते हैं। वास्तव में ये बेलनाकार जीवाणु होते हैं जो कि वक्रित अवस्था में पाए जाते हैं और इनका नामकरण आकृति के आधार पर नहीं होकर के कंपन गति के आधार पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पाइरोकीट्स, तरंगाणु, ठीक है। स्पाइरोकीट्स, स्पाइरल्स में तो क्या था कि आपका जैसे कि बीच में
छोटी शेप होगी, जबकि जो स्पाइरोकीट्स होंगे होंगे तो स्पाइरल जैसे ही, लेकिन लंबी कुंडलाकार आकृति होगी। तो ये जो जीवाणु होते हैं ये कोशिकाएं रोम के समान, बाल होते हैं उनके समान, वह कुंडल आकार की होती हैं, और इनमें जो जीवाणु द्रव होता है उनमें उत्पन्न होने वाली तरंगों की गति होती है, उनकी भांति गति करते हैं, तरंगित गति करते हैं, इसलिए उनको हम स्पाइरोकीट्स कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं इस वीडियो में ऊपर आपको रॉड शेप दिखाई दे रहा है, ये आपके बैसिलस जीवाणु हो गए, ये कोकस, ठीक है, स्पेरिकल, ये देखो दो दो के गुच्छे में ये डिप्लोकोकाई है, चार के लंबे गुच्छों में ये स्टेप्टोकोकाई हो गया, टेट्राकोकाई हो गया, ये स्टेफाइलोकोकस क्लम्प के रूप में, गुच्छे के रूप में, ठीक है, सारसीना, वाइब्रियो कॉमा शेप्ड है, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं आप, देखिए स्पाइरल, ठीक है, वाइब्रियो स्पाइरल हो गया, स्पाइरोकीट्स एक लंबी तरंगित, ठीक है। अब आता है एक्टिनोमाइसीटीज। ये जो जीवाणु होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं और ब्रांच्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एक्टिनोमाइसीटीज जो जीवाणु होते हैं वो तंतुनुमा होते हैं और शाखित, यानी कि फिलामेंटस और ब्रांच्ड शेप पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा, इन जीवाणुओं में कोशिकाभित्ति अनुपस्थित होती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे सेल, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल एब्सेंट हो, वो होते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इनको हम स्पिरोब्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट भी कहते हैं। तो इनकी जो आकृति होती है वो गोलाकार, अंडाकार अथवा कुछ उछले हुए तंतुओं के रूप में भी ये पाए जाते हैं। तीसरा आधार आता है, दो आधार पर हमने पढ़ लिया, स्टेनिंग के आधार पर, उसके अलावा आकृति के आधार पर। थर्ड नंबर आता है कि ऊर्जा के स्रोत के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। तो ऊर्जा स्रोत के आधार पर जीवाणुओं की जो श्रेणी है वो दो श्रेणी हो सकती हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स, एक हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स पहला आता है ना। ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जीवाणु जो CO2 को कार्बन स्रोत के रूप में काम में लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और CO2 को कोशिका के भीतर कार्बनिक पदार्थों के रूप में उनको फिक्स किया जाता है, स्थिर किया जाता है, और स्थिर करने के बाद में उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन करके और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाते हैं स्वयंपोषित या ऑटोट्रॉफ्स जीवाणु। अब ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो दो समूह में उनको विभक्त किया जा सकता है। पहला आता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी ऐसे जीवाणु, ठीक है, ये जीवाणु अवायवीय प्रकार के होते हैं जो प्रकाश में ऊर्जा प्राप्त करके भोजन का निर्माण करते हैं। सेकंड में आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी जीवाणु। इस समूह के जो जीवाणु होते हैं वो आयरन, सल्फर, अमोनिया और नाइट्राइट के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण करते हैं, और ऑक्सीकरण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उनको हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इस प्रकार ऑटोट्रॉफ्स की दो कैटेगरी हो गई। अब आता है हेटेरोट्रॉफ्स। तो इस समूह के जो जीवाणु होते हैं वो दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी परपोषी है, हेटेरोट्रॉफ्स है, दूसरे जीवों से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं, और इसीलिए इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स जो जीवाणु होते हैं उनको ऑर्गेनोट्रॉफ्स जीवाणु भी कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जीवाणु को भी दो श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट आता है फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि ये जो जीवाणु होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऊर्जा को, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके हैं, और ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ्स कहेंगे, और इनको हम फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। सेकंड आता है कीमोट्रोपिक हेटेरोट्रॉफ्स। इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं ये जीवाणु ऑक्सीजन की या ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रियाओं के द्वारा, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बनिक पदार्थों से भोजन को प्राप्त करने में किया जाता है। और इनको हम
कीमो ऑर्गेनोट्रोप्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऊर्जा के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्लास में हम श्वसन की क्रिया के आधार पर किस प्रकार इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार जीवाणु का वर्जन है, किस प्रकार उनका क्लासिफिकेशन किया, किस आधार पर किया, इन दोनों बिंदुओं का चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।